बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल। सो इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी का पेपर, जो कि आप लोगों को बखूबी आपके एग्जाम पेपर में जब आप देखेंगे तो डेफिनेटली यू विल मिस मी, आप मुझे याद करोगे। ठीक है कि हाँ ये चीज जो है वो बताई गई थी और ये चीज आई है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चंस ना आए बट कॉन्सेप्ट्स जो है वो 200% सेम रहेंगे। मॉडल पेपर का यही रहेगा। एक आपको पेपर का मैप बना के रख लेना है दिमाग में इन क्वेश्चन सीरीज को करने के बाद, जो हम पेपर अब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन में बताती जाऊंगी किस किस चीज को करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो भी बताती जाऊंगी। एग्जाम तक फुल ऑन अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। कौन से टॉपिक्स आपको किस तरीके से कवर करने हैं और कितना करना है वो चीज भी मैं आपको साथ साथ डिस्कस करती रहूंगी। ओके, सो डोंट स्किप द वीडियो। अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फाइनल तक आप लोगों की हेल्प रहेगी इस चैनल के थ्रू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पेपर है क्लास 12th का। ओके, अब 12th क्लास के अंदर जो है हिंदी के पेपर के अंदर आपको, वैसे हिंदी का पेपर बहुत आसान होता है, स्टिल देयर आर सो मेनी कंपार्टमेंट्स टू इन हिंदी एग्जाम आल्सो। तो अब कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे फर्स्ट ऑफ आप लोगों को सबसे पहली चीज आपको गद्यांश को पढ़कर जो है प्रश्नों के उत्तर देने, जो कि बहुत इजी चीज होती है। अब आप लोग इसमें गलती क्या करते हो, 5 नंबर आपको फ्री के मिल रहे होते हैं, 5 में से 4 तो फ्री के मिल ही जाते हैं, बट गलती ये करते हो कि पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ना बैठ जाते हो। पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना, सबसे पहले बड़ा सा पैराग्राफ देखिए, घबराना नहीं है। ठीक है, दिल को बोलना है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे क्वेश्चन, मतलब 4-5 ही क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको आना है पैराग्राफ के ऊपर। पैराग्राफ के आने के बाद आप लोग जो है आराम से दिमाग में ना फिगर बन जाती है कि हाँ ये क्वेश्चन था। तो जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, जहां वो लाइन मिलती है ना, हमारा माइंड वहीं रुक जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो था। फिर नीचे होकर देख लो कि वही क्वेश्चन है कि नहीं, और इस तरीके से हमें आंसर मिल जाते हैं। इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आपकी रीडिंग स्किल्स जो है अच्छी है। ओके, चलिए वो हो गया 5 नंबर का। फ्री के 5 नंबर है, 4 मान लेते हैं, मिल ही जाएंगे अगर आप अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई कर लेते हो, अभी से भी स्टार्ट करते हो। ओके, उसके बाद में आपको अपठित पद्यांश पढ़ना है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, गद्यांश इज फ्रॉम चैप्टर्स, ठीक है, एंड पद्यांश इज फ्रॉम पोएम्स। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये आप लोगों को देख लेना है, आपके पास सारी चीजों का आप लोगों को ना ये देखना है कि कहाँ से क्या चीज दिख रही है और कौन कौन से वर्ड्स जो है वो आंसर बन सकते हैं। जैसे कवि ने किसे भूल जाने की बात कही है, तो कवि ने किसे भूल जाने की बात कही है। अभी यहाँ देखो भूले वगैरह का अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, ये ना आपके उसके अंदर है। मैं आपको सीरीज करवाऊंगी, उसके अंदर आपको पोएम्स के, हर पोएम के अंदर के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निर्माण की थकान जो है उसको भूल जाने की बात की गई है, जिसको पढ़ के जो है आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है बस। ठीक है, ओके। अब देखो ये हो गए 5 नंबर के। उसके बाद में हम आगे अगर बढ़े तो कथन और कारक है। कथन है, लेखक ने कलाकार के जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। ये इसी से आ गया है, देखो क्वेश्चन आपका। ठीक है ना, और कलाकार अपने संपूर्ण जीवन कला को समर्पित कर देना चाहता है, तो ये बिल्कुल सही है दोनों चीजें। ठीक है ना, तो आपको पैराग्राफ और पैसेज पढ़ के पता लग जाएंगी चीजें। तो यहाँ से देखो 10 नंबर आपके पैराग्राफ के बने, जिसमें से हम 7 मान लेते हैं। ठीक है, मोटे मोटे 7 नंबर हमारे बन गए। चलो 7 क्वेश्चन हमने सही कर दिए, ऑप्शंस भी हैं, इधर उधर से थोड़ा बहुत पूछ भी लेंगे। चलो ठीक है, उसके बाद आपका आरोह चैप्टर, आरोह बुक आ जाती है। आरोह बुक के अंदर से फिर यहाँ पर आप लोगों को पहले तो काव्य आधारित क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, आरोह के जिसके अंदर मतलब पोयम से है। पतंग कविता में तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया से कवि का क्या आशय, रंगीन पतंगों का कोमलमय संसार, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये वाला हो जाएगा। ओके, भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई है, भाषा को क्या करने से, उलटने पलटने से। ठीक है, वो और अधिक क्या हो गई है, पेचीदा हो गई है। रुद्र कोश है, शुद्ध तोष, यहाँ शुद्ध का क्या अर्थ है, यहाँ शुद्ध का मतलब है अशांति, तो इसका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की बात की गई है, तो थोड़ा बहुत भाई चैप्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्षण की। ओके, फसल की रोपाई नहीं हो रही है, कहीं ना रोपाई की बात हो रही है तो फसल आएगा आंसर। दिन जल्दी जल्दी डलता है कविता में कि हताश और दुखी होने का क्या कारण बताया गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। देखो सिंपल सी चीज, अगर आपको पोयम पढ़ी होगी ना तो आप लोग आंसर दे दोगे, अदरवाइज नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्नी की निष्ठुरता के कारण। ठीक है ना, वैसे यहाँ पर जो है प्रियतमा होना चाहिए, लेकिन पत्नी भी हो सकता है। निष्ठुरता मतलब बहुत रूड बिहेवियर। ओके, तो ये देखो फिर से आपके ऑप्शंस थे 5 नंबर। अभी तक ऑप्शन में ही चल रहा है आप लोगों का पेपर, ध्यान दे लो। फिर गद्दे पर आधारित निम्न, अब देखो गद्दे के आधारित है मतलब कि चैप्टर में से, जो चैप्टर होते हैं बड़े बड़े लेंथी लेंथी, उनमें से। भक्तिन के पति ने गृहस्थी का भार कितने वर्ष की पत्नी पर संसार छोड़कर संसार से विदा ले ली थी, तो वो 29 ईयर्स के थे। ठीक है, फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है, उनको संयमी कहा गया है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन आ रखे हैं चैप्टर्स में से। अगर चैप्टर्स का बच्चा अंदर से पढ़ रखा है ना आपने किस चैप्टर में क्या है, तो चैप्टर्स रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, हर चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके,
देख बिना त्याग के दान नहीं होता, कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला था? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मटरी डाली थी उनके मुंह में, है ना। पढ़ा है चैप्टर। एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। यह गर्वपूर्ण किसने कहा था? यह गर्वपूर्ण किसने कहा था? विज्जिका देवी ने। ठीक है, ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जाति प्रथा के कारण मनुष्य के पेशे का निर्धारण कब कर दिया जाता है? कब कर दिया जाता है भाई कि कौन सी जाति में है? कब किया जाता है? गर्भ धारण मतलब जब बच्चा पैदा होने वाला होता है ना, जब वो अपनी मम्मा के पेट में होता है, उसी टाइम पर पता लग जाता है ये कौन सी जाति का है। क्यों? अगर हमारी जो मॉम है, जैसे किसी की मम्मी जो है वो ब्राह्मण समाज में है, तो जब वो उनके बेबी बॉर्न होने वाला होगा तो वो ऑब्वियसली ब्राह्मण समाज में पैदा होगा, है ना। अगर कोई बेबी जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन में है तो वो ऑफकोर्स क्रिश्चियन ही कहलाएगा, है ना। तो जातियां कैसे डिसाइड होती हैं? बच्चा पैदा होने से पहले ही उसकी जाति डिसाइड हो जाती है। ओके, चैप्टर्स के अंदर है ये, आप चैप्टर पढ़ेंगे पता लग जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं माध्यम वाला। अब देखो क्वेश्चन जो है अब दोबारा से 5 नंबर का पूरा का पूरा ऑप्शन वाला क्वेश्चन बन रखा है। ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यूज पूछे गए हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? सामान्य खबरों से अलग किसी घटना, मुद्दाओं तथा या समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठक तक पहुंचना डैश पत्रकारिता कहलाती है। इसको बोला जाता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है? विशेषीकृत रिपोर्टिंग। इंटरनेट पर 1 सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं? तो यहाँ पर 70,000 इसका आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं? 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। ठीक है, टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है? अब टेलीविजन किस प्रकार का है भाई? श्रव्य भी और दृश्य भी है। श्रव्य मतलब जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, दृश्य में देख सकते हैं, तो दोनों है। ओके, आगे, किसी समाचार संगठन में निश्चित मानदेय पर काम करने वालों को क्या कहा जाता है? निश्चित मतलब कि एक टर्मिनेटिंग टाइम होता है उन लोगों का, और उनको एक परमानेंट सैलरी होती है उनकी, उसी पर काम करने को दिया जाता है, तो उनको अंशकालिक बोला जाता है। ठीक है, अंशकालिक। ओके, आगे, यह विचार परक लेखन का एक रूप है। कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है? ये सारी चीजें जो है आप लोगों को थोड़ा सा स्तंभ के लेखन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, ये सत्य असत्य आगे फिर आपके। ठीक है, 1 नंबर का। इसके अंदर आगे जो है हम बात करेंगे, देखो बाकी सारे ठीक है। और स्तंभ लेखन में यह विचार परक लेखन का एक रूप है। स्तंभ का विषय चुनने के लिए लेखक को छूट दी जाती है। इसमें लेखक के विचार अभिव्यक्त होते हैं, बट संपादक द्वारा दिए गए एक विषय पर ही लेखक को स्तंभ लिखना पड़ता है। ये गलत बात है, वो अपनी मर्जी से भी उसमें कुछ ऐड ऑन कर सकता है। ठीक है, ओके, तो ये आप लोगों का देखिए फिर से ऑप्शन फिर से शुरू हो गए। ऑप्शन तो ऑप्शन ही चल रहे हैं भाई, कितने ऑप्शन चलेंगे? 25-30 नंबर का पेपर निकल गया लेकिन ऑप्शन ही नहीं खत्म हो रहे हैं। देखो ऑप्शन ही ऑप्शन। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं? निम्न में से गुण संधि का उदाहरण क्या है? अब गुण संधि का उदाहरण यहाँ पे कौन सा है तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसमें री की मात्रा आती है ना, अदर अदर, वो वाले जो होते हैं वो गुण संधि होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इसका आंसर हो जाएगा महर्षि। ठीक है, संधि के लिए आपको याद कर लेने हैं। संधि होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको वो अच्छे से पढ़ लेने हैं बच्चा। ठीक है, संधि चैप्टर जो है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। मैं कोशिश करूंगी एक संधि चैप्टर आप लोगों के लिए करवा भी दूं मैं। ओके, ठीक है। सत्याग्रह का उचित समास विग्रह करना है, तो सत्याग्रह का क्या होगा? सत्य के लिए विग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ओके, और जिसमें के लिए मतलब कारक यूज हो रहा है। देखो जब भी कारक यूज होता है, ठीक है, तो वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। ठीक है, पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तक का आल्य। ठीक है, पुस्तक का आल्य तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? या फिर जब का, के, की, सारे के सारे कारक यूज हो रहे हैं, तो ये भी कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। ठीक है, जिसमें कारक यूज होते हैं तो वो तत्पुरुष समास होता है। मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है, इस वाक्य में डैश दोष है। इस वाक्य में परसर्ग संबंधी दोष है। ठीक है, क्या संबंधी? परसर्ग संबंधी। जो मेन टॉपिक है वो करो, बाकियों में घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे भी हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर हमें एवरेज से अच्छा स्कोर चाहिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटना है। अब शुद्ध बताओ। बच्चे को काटकर फल खिलाओ, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, एक बच्चे को काटकर फल खिलाओ, या फिर क्या हो जाएगा? काटकर फल बच्चे को खिलाओ। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा है, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, सिंपल हम बोलते हैं ना। सो हिंदी इज नॉट टफ बिकॉज दिस इज आवर नेटिव लैंग्वेज एंड वी स्पीक डेली हिंदी, सो दैट्स व्हाई। आगे, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। अब प्रसंग देखो, सप्रसंग व्याख्या मतलब कि आप लोगों को इसके अंदर क्या लिखना है? एक तो प्रसंग लिखना है। सप्रसंग का मतलब होता है प्रसंग में आपको थोड़ी राम कहानी लिखनी होती है कि कौन से बुक से है, कौन से चैप्टर से है, चैप्टर का ऑथर कौन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, जैसे आरोह भाग 2 से लिया गया है। कवि जो है इस वाले के, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, इसके जो कवि हैं वो हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। और कवि को कविता कौन सी है? आत्म परिचय। ठीक है, कौन सी है? आत्म परिचय। तो वो लिखना है और उसके बाद में उसकी व्याख्या कर देनी है। काव्य सौंदर्य मतलब काव्य ने क्या क्या चीजें जो है सुंदर सुंदर बताई गई हैं वो बता देनी है। ये आपको पोएम के अंदर करवा रखा होगा, गाइड वगैरह में आपको मिल जाएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, 5 क्वेश्चन फिर से ऑप्शन वाले आएगा, इसमें से भी अगर आप 3-4 स्कोर कर लो दैट इज वेरी गुड। ओके, तो बहुत इजी है पास होना हिंदी के अंदर, बहुत इजी है, सबके अंदर वैसे बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन फिर भी कंपार्टमेंट लेकर आते हो भाई तुम लोग, देख लो
आगे कैमरे में बंद। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर शुरू हुए हैं, क्वेश्चन आंसर सिर्फ यहाँ से शुरू है। अब देख लेते हैं कितने नंबर के क्वेश्चन आंसर हैं। देखो जो लिखने वाले हैं 5 नंबर के ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो आपको ये देखो दोनों क्वेश्चन देख लो और इनको जो है आप याद कर लेना, निशान लगा लो अपनी बुक में, ठीक है। उसके बाद आपकी गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या हो गई। अब ये भी सप्रसंग मतलब प्रसंग का मतलब आपको उसके चैप्टर का नाम, जैसे किस कवि से लिया गया है, कौन सी कविता से लिया गया है, और अगर प्रसंग है तो वो किस में से लिया गया है, ठीक है ना। जैसे अरहो से है, और बाजार जो पाठ है उससे लिया गया है, जिसके दर्शन कौन है, लेखक कौन है, जनेंद्र कुमार है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं इसके अंदर। और इस पोएट और पोएम वाले जो चैप्टर होंगे और चैप्टरों के लेखक के नाम सारे याद कर लेने हैं आप लोगों को, ठीक है। फिर ये 5 नंबर के क्वेश्चन आंसर दोबारा आ गए। ओके, ठीक है। फिर देखिए 10 नंबर टोटल हो गए, 10 के बाद में ये 5 नंबर और आ गए। ये भी राइटिंग है भाई, हमें लिख के देखना है, ठीक है ना। तो आपको बुक से 5 नंबर के क्वेश्चन मिले, पोएम से 5 नंबर के क्वेश्चन मिले। अब दूसरी बुक की बारी, यहाँ से बुक के मतलब कि चैप्टर के 5 नंबर के क्वेश्चन मिले, और फिर आप लोगों को पोएम वाले 5 नंबर के क्वेश्चन मिले, ठीक है। अब ये व्याकरण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दर्शाओ। व्याकरण पर आधारित प्रश्नों के हमें उत्तर बताने हैं, मतलब कि क्या इसके अंदर बोला गया है। सबसे पहले की बताया गया है कि रूपक अलंकार, रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सही स्पष्ट कीजिए। अब रूपक अलंकार कौन से होते हैं, तो बच्चा देखो आपको अलंकार टॉपिक भी करना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं ट्राई करूंगी, चलो आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। बट अलंकार कौन से होते हैं, जो एक शब्द के अंदर बहुत सुंदर तरीके से, उसको अलंकार का मतलब ही गहना होता है, तो उस शब्द को सजाते हैं, एक सेंटेंस को संवारते हैं, उसको अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो काफी सारे होते हैं ये, ठीक है ना। बट हमें अनुप्रास, उपमा, रूपक यही सारे करने जो मेन मेन होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है रूपक अलंकार कौन सा है, जहां पर बहुत अधिक समानता होने के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। मतलब कि सिंपल सा किसी और के ऊपर जो है वो ब्लेम कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। और सबसे मेन चीज है रूपक और उपमा में एक चीज बहुत कॉमन है कि आप लोगों को मतलब बीच में हाइफन नहीं रहता है, ठीक है। तो वो चीज का भी थोड़ा सा रहता है इसके अंदर। और अगले वाला जो है इसका क्वेश्चन आ जाता है, मैं आप लोगों को इसका करवा दूंगी टॉपिक, आप टेंशन ना लो। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार का नाम लिखिए। अब देखो यहाँ पर सेम सेम वर्ड आ गए, जब सेम सेम वर्ड होते हैं तो वो यमक अलंकार होता है, ठीक है ना। जैसे कि काली घटा और का घमंड घटा, दोनों घटा घटा आ गए, बट इनके मीनिंग जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये कौन से हुआ, यमक अलंकार। ओके, उसके बाद में आप लोगों के ये आदर्श जीवन मूल्य जो है उत्तरा, उसके ऊपर जो है आपको 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आप निशान लगा लेना। अब देखो टोटल हमने देख लिया 8 नंबर, वो इससे ऊपर 5 नंबर, इससे ऊपर 5 नंबर, उससे ऊपर 5 नंबर, 8 5 13, 5 5 10 और 15, 15 और 5 20, 20 और 23 3 23 23, चलो लगा लो 30 नंबर, ठीक है। 30 नंबर 80 में से अब 30 नंबर तुम निकाल दो तो 50 बनते हैं। 50 नंबर भाई ऑब्जेक्टिव आ रहा है, फिर भी तुम फेल हो गए, फिर भी तुम लोग जो है वो ऐसे काम करोगे कि भाई कंपार्टमेंट लेकर आओ, नाम खराब करोगे। ऐसे नहीं करना है, ओके। अच्छा सा पेपर देना है। स्वर संधि को उदाहरण सहित परिभाषित, ये वाला क्वेश्चन रह गया था। स्वर अभी मैंने बताया है आपको, संधि वगैरह, ठीक है ना। बट संधि में आपको ध्यान रखना है, जब आ ई उ स्वर से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो कि आ गया पुस्तकालय, तो पुस्तक, ठीक है ना, पुस्तक। तो क पे जो है ये क जो है ना वो दो चीजों से मिलकर बना है, ये एक आधा क और एक ये छोटा अ। फिर उसके बाद में आल्य, तो बड़ा आ ल य, तो ऐसे करके संधि विच्छेद होगा। तो ये क में छोटा अ और ये बड़ा अ और आ मिलकर जो है बड़ा आ बनाते हैं, तो ये बनता है पुस्तकालय, विद्यालय, ठीक है। तो ये सारे के सारे, तो यहाँ पर हम लोग जो है वो खत्म करते हैं पेपर को, नेक्स्ट पेपर के साथ मिलेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो। सारे के सारे पेपर्स करवाऊंगी, डोंट वरी, और सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलो सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।